बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेक अप पाकिस्तान। आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज का टॉपिक ख़वातीन और हज़रात, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसके ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। इसे कोई अगर हम छोटा इशू समझेंगे तो हम शायद अपने मुस्तकबिल को ख़ुद अपने हाथों से फांसी पर चढ़ा देंगे। यकीनन इतना इम्पॉर्टेंट इशू है। आज हम जिस बात पे डिस्कशन करेंगे वो है प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट ने हमें इस कदर परेशान कर दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। पाकिस्तान के कुछ फैक्ट्स सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वेकअप पाकिस्तान में कि हमारे पास इस वक्त सिचुएशन है क्या। पाकिस्तान तकरीबन 3.9 मिलियन टन प्लास्टिक पैदा करता है हर साल। ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि 40 लाख टन अगर इसे राउंड फिगर कर दिया जाए। कींझर से लेकर कलर कहार तक जितने भी वाटर रिजर्वॉयर्स हैं पानी के, यहाँ पे हमें पानी मिलता है शहरों को, हर लेक में प्लास्टिक, बायोप्लास्टिक मौजूद है। आगे बढ़े, सिर्फ 3% प्लास्टिक ऐसा इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में जो एक्चुअली रिसाइकल्ड है। बाकी हम कोई रिसाइकलिंग नहीं करते हैं। हाँ, हम रिसाइकलेबल चीज़ें बनती ज़रूर हैं लेकिन वो रिसाइकिल होती नहीं है। आगे बढ़े, मैं आपको बताऊं कि 55 मिलियन, तकरीबन 5.5 करोड़ थैलियां, प्लास्टिक बैग्स हर साल पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है। ख़वातीन और हज़रात, याद रखिए कि एक प्लास्टिक की थैली को डिग्रेड होने में 10 नहीं, 15 नहीं, 50 नहीं, तकरीबन 100 से 500-600 साल चाहिए होते हैं। तो अंदाजा कीजिए कि यह हमारे लिए किस कदर खतरनाक है। आगे बढ़ते हैं, 8000 प्लास्टिक के प्लांट्स इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं जिनका कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई उन्हें कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई उनको बताने वाला नहीं है कि ये जिस क्वालिटी का प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं ये तो हमारे क्लाइमेट के लिए, हमारे माहौल के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी दुनिया के लिए जहर कातिल है। आप तो खत्म कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन क्या करें जी, पैसा कमाना है। आगे बढ़े, मैं आपको बताऊं कि कितने लोग इस शोबे से वाबस्ता है पाकिस्तान में। तकरीबन रिपोर्ट के मुताबिक 1,60,000 डायरेक्टली और 6 लाख लोग इनडायरेक्टली प्लास्टिक प्रोडक्शन के शोबे से कनेक्टेड हैं। अगर मछली की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं क्या करना है, हमने प्लास्टिक को फेंक देना है। इंडस रिवर इस वक्त दुनिया का सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है, जिसके अंदर तकरीबन 35,000 टन कचरा हर साल पैदा होता है, जिसमें से 10% प्लास्टिक है। अब कहने का मकसद यह है कि हमारी मछलियों को जब चेक किया गया तो 114 ऐसी मछलियां थीं जिनके अंदर प्लास्टिक मिला। वही मछलियां जब प्लेट में पक के आपके सामने पेश की जा रही होती है तो आप प्लास्टिक खा रहे होते हैं। अब इशू यह है कि हम प्लास्टिक खा रहे हैं, प्लास्टिक पी रहे हैं, प्लास्टिक पहन रहे हैं, प्लास्टिक को अपने लंग्स में जाने दे रहे हैं हवा के जरिए, लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा है कि ये कितना बड़ा खतरा है। शायद यही वजह है कि आज हमारी सोसाइटी में इतने कैंसर के पेशेंट्स, इतनी मुख्तलिफ बीमारियों के पेशेंट्स मौजूद हैं और हमें एहसास ही नहीं हो रहा है कि मर्ज बढ़ क्यों रहा है, ये एकदम से कैसे निकल आया, पहले तो नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है। तो आज का शो हमने प्लास्टिक को डेडिकेट किया है क्योंकि क्लाइमेट चेंज में प्लास्टिक ने सबको परेशान कर दिया है और हम सोच नहीं रहे हैं कि हम किस तरह रिसाइकिल करेंगे, कैसे रिसाइकिल करेंगे, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक को कब से यूज करना शुरू करेंगे और कंट्रोल करें प्लास्टिक की प्रोडक्शन को। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है मेरे राइट पे डॉक्टर आमिर आलमगीर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, और माशाल्लाह से एनवायरमेंट के ऊपर बड़ी गहरी और अच्छी नज़र रखते हैं। साथ साथ उनके साथ मौजूद हैं साकिब एजाज हुसैन साहब, आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं EHS सर्विसेज के। थैंक यू साकिब साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और डॉक्टर वकार अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज के। इन तीनों हजरात हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आगे चल के हमें शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, शाहिदा वजारत साहिबा और भी कुछ मेहमान ज्वाइन करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर। शारिक वोरा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, CEO हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन अ बिट सबको वेलकम कहूंगा मैं वेकअप पाकिस्तान में। डॉक्टर आमिर आलमगीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करता हूं। क्यों हम लोग जब से फास्ट फूड के आदी हुए, हमें जब से सॉफ्ट ड्रिंक की लत लगी, हमें रियलाइज नहीं हुआ कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, उससे नुकसान क्या हो रहा है। हम पहले तो बर्तन इस्तेमाल करते थे, कांटे, चमचे, प्लेटें, अब तो हर चीज़ प्लास्टिक में आ रही है और कोई एहसास ही नहीं, लोगों को कोई इस बात का कंसर्न ही नहीं है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, इतना लाखों टन प्लास्टिक हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है और हम कुछ नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब जी देखें, अभी आपने बहुत ज़बरदस्त एक बैकग्राउंड जो है वो बताया है प्लास्टिक के हवाले से। और इस दफ़ा जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, इसमें भी जो थीम था वो यही था कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो हम हर चीज़ में हम प्लास्टिक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
खाने पीने की चीज़ों से लेके हर चीज़ में हमें प्लास्टिक नज़र आता है। अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल देखें कि अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं खाने पीने की, तो एक पहले तो वो खाने की चीज़ जो है एक प्लास्टिक की शॉपर में होती है और उसके ऊपर से एक शॉपर जो है वो दोबारा से ऐड कर दिया जाता है। अगर हम अपने पाकिस्तान की कोस्ट लाइन को भी देखें तो हम इतना सारा प्लास्टिक डंप कर रहे हैं कि हमें सॉइल में भी जो है वो तकरीबन 3 से 4 फीट के डेप्थ में अगर हम जाते हैं तो हमें सॉइल में भी माइक्रो प्लास्टिक के ज़र्रात मिल रहे हैं। बहुत सारी रिसर्चेज हमें ये बता रही हैं और ये प्रिडिक्ट कर रही हैं कि 2040 में मछलियों की जगह प्लास्टिक होगा। इन शॉर्ट, प्लास्टिक पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि जिसकी वजह से हम बहुत सारे कैंसर्स के शिकंजे में आ चुके हैं। तो इसके लिए खुदारा मैं यही कहूँगा कि हमें इस प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना होगा। अपने लाइफस्टाइल में इस प्लास्टिक को हमें माइनस करना होगा, तभी हम इस एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हैं। साकिब साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप कराची में रहते हैं माशाल्लाह से, और हम देखते हैं कराची में आए रोज़ जहाँ भी कचरा कुंडियाँ होती हैं वहाँ पे लोग अपने जानवर ले आते हैं, बकरियाँ ले आते हैं, गाय ले आते हैं, बैल ले आते हैं, और फिर वो कचरा कुंडी से जो है वो थैलियाँ खाना शुरू करती है। फिर वो थैलियाँ खा खा के ले जाते हैं वापस और सुबह को उसका दूध निकालते हैं, लोगों को पिलाते हैं। क्या मिलता होगा उन्हें पीने में, न्यूट्रिशन या प्लास्टिक? प्लास्टिक, कोई और दूसरी बात ही नहीं है सिवाय इसके कि उनको प्लास्टिक के अलावा कुछ मिल नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ इस शहर में, जो कि तकरीबन 3-3.5 करोड़ की आबादी का शहर है, इस शहर में कचरे को तल्फ करने का, उसको डिस्पोज ऑफ करने का कोई इंतज़ाम मौजूद ही नहीं है। हमारे पास कोई लैंडफिल, इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स नहीं हैं, हमारे पास इंसिनरेशन प्लांट्स नहीं हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उस वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकें। हमारे यहाँ सिर्फ एक हल है, कचरे को जला के और उसको हवा में उसका हिस्सा बना देना, और उसी हवा में साथ मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मुझे हैरत होती है कि इस शहर के लोग ज़िंदा कैसे हैं। जो बात डॉक्टर साहब ने भी कही कि माइक्रो प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनता जा रहा है। यानी अदर वर्ड्स यू वांट टू से कि इन लोगों को अब तक मर जाना चाहिए था, या अल्लाह का अजूबा है, उसका कमाल है रब ताला का, सुभान व ताला का, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। बेशक बेशक इस वक्त जो हवा में इन पॉल्यूटेंट्स की मकदार है वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो लिमिट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा ये एक्सीड कर चुका है, और हमारे यहाँ अमवात होनी शुरू हो चुकी हैं। इसी साल 2023 में जनवरी में डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में 18 अमवात हुई, जिसमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की थी। ये अमवात क्यों हुई? एक प्लास्टिक की फैक्ट्री थी, जब बोर्ड बनाया, मेडिकल बोर्ड बना, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बोर्ड बनाया, इन्वेस्टिगेशन हुई, और उनके वो जो लोग जो अपनी जानों से गए, 18 जानें गईं, और उनका पोस्टमार्टम हुआ, और उसके बाद उनकी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आई, उसकी वायरोलॉजी रिपोर्ट आई, उनके तमाम वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, तो पता लगा कि वो प्लास्टिसाइजर्स की वजह से उनकी हलाकत हुई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और उस वक्त वो हलाकतें बंद हो गई जब वहाँ पे एक प्लास्टिक की फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। तो बात यह है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में ये फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं बग़ैर किसी इंतजामात के, तो एक बहुत बड़ा सवाली निशान है हमारी। लेकिन साकिब साहब, ये भी तो एक अलमिया है कि हम भूल गए, अब 18 जाने चली गई, हम भूल गए कि 18 जाने गई थी, क्यों गई थी, क्या हम ऐसे मज़ीद लोगों को मरने देंगे, या कुछ हम तदारुक करेंगे, कुछ इक़दाम करेंगे, लाहे अमल इख्तियार करेंगे। हम लोग प्लास्टिक के साथ बड़े बेस्ट फ्रेंड्स हो गए हैं साकिब साहब, अब प्लास्टिक को हमसे दूर करना ज़रा मुश्किल हो गया है। आई विल कम बैक टू यू साकिब साहब, लेकिन शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, आई नो बजट का मौसम है, लेकिन आज मैं आपसे एक डिफरेंट सब्जेक्ट पे सवाल पूछना चाहता हूँ, टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी इफ यू वुड अलाउ मी सर। जनाब, सर, सवाल ये है कि हम लोग अपने माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में वेल अवेयर नहीं है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूरी दुनिया का, और पूरी दुनिया कंसर्न्ड है कि अगर हमने इसके ऊपर कोई इकदाम नहीं किए तो हम नुकसान उठाएंगे। और प्लास्टिक के ऊपर भी सब अवेयर हो गए हैं, पूरी दुनिया एक्शन ले रही है कि हम रिसाइक्लेबल प्लास्टिक यूज करेंगे। प्लास्टिक को हम वो मुल्क हैं जो हैजर्डस वेस्ट, खतरनाक तरीन कचरा बाहर से इंपोर्ट करते हैं पैसों की खातिर। इसको हिडन ट्रेजर भी कहा जाता है, बहुत सारे लोगों के लिए खजाना भी होता है। चाइना इस कचरे से बिजली बनाता था, हम कहते हैं नहीं, हम बिजली नहीं बनाएंगे, हम पड़े रहने देंगे। इसकी आपकी नज़र में हम क्या इकोनॉमिक या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर रहे हैं सर? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमारा जो महवर है वो है कि दौलत लूटे और इक़्तिदार लूटे हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जब आपने एक बात बड़ी हम अभी कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन आप भूख देख लें, अफलास को देख लें। पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहाँ भूख की सूरत हाल संगीन है, लोगों को पेट भर के जो है वो ग़िज़ा नहीं मिल रही, वो लोगों इलाज मुआवजा नहीं करा सकते, बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। तो एनवायरनमेंट एक बहुत संगीन मसला है। लेकिन जो शाम की रोटी नहीं है, ये तो उसके बाद ही आता है ना। तो अगर 24 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उस वक्त वो आइन किसी को याद नहीं आता। हमारे यहाँ गुर्बत 10 करोड़ लोग हैं, वो भी किसी को याद नहीं आता। तमाम पॉलिसियाँ देखें, अशराफिया की मईशत
हम कहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, कहाँ से दौलत लूट सकते हैं, कहाँ से इक़्तिदार को तूल दे सकते हैं, ये वो अहमियत है। और मईशत को ले लें आप, ये हैज़ार्ड्स को ले लें जिसका आपने ज़िक्र किया, इसका मैं आपको एक सबूत दे दूं कि कतई कोई दिलचस्पी नहीं है, सारा ज़ोर पैसे और इक़्तिदार पे है। उसकी एक आपको मिसाल बता दूं, हमारे इसहाक डार साहब ने अभी पिछले दिनों में 4 या 5 मरतबा पार्लियामेंट में भी कहा, बाहर भी कहा, आज तकरीर में भी कहा, और उन्होंने ये कहा कि जी 2017 में पाकिस्तान की जो इकनॉमी की रैंकिंग थी वो थी 24, अब वो 47 पर आ गई। यानी तहरीक इंसाफ के दौर में 24वां नंबर था, यानी 23 मुल्क हमसे बेहतर थे, अब 46 हो गए। ये उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, मुख्तलिफ जगह रिपीट किया, आज बजट तकरीर में भी कहा। मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने 4-5 मरतबा कहा टीवी पर, अखबारों में, कि जनाब कभी भी 24 नहीं थी, ये 41 से 47 हुई है। लेकिन वो 24 से 47 कह रहे हैं। तो सवाल ये कि पार्लियामेंट जो है वो वहाँ भी कहा गया, वो भी खामोश रहे। मैंने एक प्रोग्राम में कहा जहाँ पीटीआई के बड़े बड़े लीडर लंबी लंबी बातें कर रहे थे, मैंने कहा जनाब ये तो आपके ऊपर चार्जशीट है, वो भी बाहर निकल के भूल गए। पीएमएलएन वालों को भी कहा। तो मेरा कहना ये, मीडिया ने को भी मैंने कई प्रोग्रामों में कहा, उसको संजीदगी से नहीं लेते। बिल्कुल ठीक हो जाए, अफलास हो जाए, इलाज मुआवजा हो जाए। चले, हम तो संजीदगी से साहिब साहब नहीं लेते हैं, हम में है प्रॉब्लम, हम में कोताही है। कुछ इंटरनेशनल फैक्ट्स आपके साथ सर शेयर करना चाहूंगा। 9 मिलियन पीपल, 90 लाख लोग जो हैं प्लास्टिक की सनत से ग्लोबली जुड़े हुए हैं, कमा रहे हैं। दुनिया में तकरीबन 430 मेट्रिक टन प्लास्टिक हर साल पैदा किया जाता है, और कहा जा रहा है कि 2060 तक ये अमाउंट 3 गुना बढ़ जाएगी। 8 मिलियन टन हर साल ग्लोबली प्लास्टिक समंदरों में फेंक दिया जाता है, बिना सोचे समझे कि उसका हमारी मरीन लाइफ पर और हमारे ओशंस पर क्या इंपैक्ट आएगा। और बताया जाता है कि तकरीबन फिशिंग गियर की अगर बात करें जो प्लास्टिक का बना होता है, वो भी 40-50% है ऑफ द वर्ल्ड्स ओशंस डंप वेस्ट। अब सवाल यह है सर कि दुनिया भर में भी, लेकिन इनको एहसास नहीं हो रहा है कि ये पैसे कमाने की खातिर दुनिया तबाह कर रहे हैं, हर किसी का मुस्तकबिल दाव पर लगा रहे हैं, बट प्लास्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात मुझे बड़ी शॉकिंग लगती है सर। भाई मैं ये अर्ज कर रहा था कि क्या हम तो अपनी बात करें, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि इसके जो जर्रात होते हैं वो फिर अल्टीमेटली जब हम पानी पीते हैं हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जिससे कैंसर होता है, इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं है। तो आप एक तरफ तो मिर्चों में भी मिट्टी मिला देते हैं। मैंने एक अंडा देखा था, मेरे घर में आया था, उसको जब मैंने काटा तो वो लाल रंग का था, तो बाद में पता चला वो केमिकल्स का था। तो मैं जो आप बात कर रहे हैं बहुत अहम है, लेकिन दुनिया क्या हो रहा है वो तो छोड़े ना, हम तो अपनी बात करें। क्या हम संजीदा हैं? हम कानून साजी करें, हम लोगों को मोटिवेट करें जैसे आपने कर रहे हैं। ये बहुत अहम खिदमत है आपकी। साहब आप बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक मुझे नहीं लग रहे हैं। आपको उम्मीद ही नहीं है कि पाकिस्तान में कभी ऐसा वक्त आएगा, कभी बेहतरी आएगी। लेकिन सर हम तो कोशिश कर रहे हैं। वेकअप पाकिस्तान प्रोग्राम का मकसद ही है कि लोगों को शऊर दें, उनको उजागर दें, उनको उठाएं, नींद से होश में लेकर आए। कुछ तो आपको सर उम्मीद देनी चाहिए सर, वैसे इतना नेगेटिव ना हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उम्मीद ये है कि आपका काम है हय्या अला सलाह कहना। अगर गांव की मस्जिद में 3 आदमी आते हैं 10 साल से, फिर भी मौज़न का काम है कि वो अजान दे, ये हुक्म है। आप उस हुक्म की पाबंदी करें, अपनी जिम्मेदारी पूरी। आप एक्टिविस्ट नहीं हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। जिनसे आप सवालात पूछ रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, फिर दूसरे लोगों को उसको बढ़ाना पड़ेगा। हर आदमी का एक रोल है, आपको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपने ये जिम्मेदारी पूरी कर दी। हालांकि बहुत सारे 10,000 दूसरे मसाइल भी हैं, इससे आगे आप नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल तो ये था कि माशरे को जब तक इस्लाह नहीं होगी, हमारे मेंबरान पार्लियामेंट की, हमारे उलमा मुफ्ती हजरात की नहीं होगी, हमारे ताजरों सनतकारों की नहीं होगी, लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर पावर, हमारा पूरा ज़िंदगी जो है ना इसके गिर्द घूम रही है। आप अपनी पॉलिसियाँ देख लें, अपने इकदाम देख लें, आप अस्पतालों की हालत देख लें, मेडिकल प्रोफेशन में देख लें कि वो दवाइयाँ लिखते इसलिए हैं कि वो जो मनी जिस आदमी की कंपनी है फार्मास्यूटिकल, उसके साथ उनको कमीशन मिलता है। तो ये एक पूरा माशरे में जहर फैल गया है। इंटेलेक्चुअल करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन, मिलावट जो है, माहौलियात को यकसर अंदाज करना, जिससे कई अरब डॉलर का मईशत को नुकसान, लोगों की जान और सेहत को नुकसान। जान से तो गया, लेकिन उसकी जब सेहत तबाह होती है तो कमाने के लायक नहीं रहता। वेल सेड शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और आपके जो गोल्डन वर्ड्स थे वो थे लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर पावर, यानी पैसे की और ताकत की जो हवस है कि हमें और पैसा चाहिए और ताकत चाहिए, इसने दुनिया को तबाह कर दिया है। लेकिन आखिर कितना पैसा चाहिए भाई, कुछ तो रहम खाओ हमारे मुल्क पे। वेलकम करूंगा स्टूडियो में शारिक बोरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियो में। वेलकम सर, आप माशाल्लाह सीईओ हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होना यहाँ जरूरी इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में जब पॉलिथीन बैग्स और ये जो शापर जिन्हें हम कहते हैं इन पर बैन लगाया गया,
तो लाहौर और इस्लामाबाद में तो काफ़ी इंप्लीमेंटेशन हो गई उसकी, लेकिन कराची में ना हो पाई। पूछेंगे वोरा साहब से क्यों, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट के हवाले से। प्लास्टिक जो है एक एटम बम है जो टिक 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 करके आगे बढ़ रहा है। धमाका करेगा तो बहुत बड़ा करेगा। छोटे छोटे धमाके कर रहा है, लोग इस वक्त बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हकीकतन एक बड़ा धमाका होना है इस प्लास्टिक की वजह से, लेकिन हमें एहसास नहीं है। क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं। हम जानते हैं कि जून के महीने में इस्लामाबाद में लोग तरबूज भी खा रहे थे और हीटर के सामने ही बैठे हुए थे, जो किसी ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। क्यों? क्लाइमेट चेंज। शारिक वोरा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, यकीनन बहुत बड़ी शख्सियत है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है शारिक साहब। माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या इंडस्ट्री, जिस तरह बात हो रही थी ब्रेक से पहले शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने की, लस्ट फॉर मनी, लस्ट फॉर पावर, क्या पैसे की खातिर, पावर की खातिर सर हम कुछ भी कर जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा रेलेवेंट सब्जेक्ट को चूज़ किया है, और वो ये है कि प्लास्टिक्स की वजह से क्या क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है या नहीं। तो मेरा वास्ता खुद चूँकि प्लास्टिक से है माशाल्लाह, और हमारी कंपनी जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग कंपनी है। वाओ। और किस नाम से सर, नाम भी बताएं। शाजिल पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। ग्रेट सर, वी अप्रिशिएट योर वर्क। और हम जो पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको प्रोसेस करके फिर यूएस में और इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करते हैं। बाय प्रोडक्ट्स डिफरेंट नो, बिल्कुल उसको प्राइमरी फॉर्म में उसको चेंज करके। तो सर इस वक्त आप यू टेलिंग मी आप वन ऑफ द बिगेस्ट हैं इस वक्त पाकिस्तान में। एग्जैक्टली। तो कितने अमाउंट आप इस वक्त रिसाइकिल कर रहे हैं प्लास्टिक? हम कर लेते हैं अराउंड 1000 टन अ मंथ। 1000 टन। अब जितना वो वेस्टेज पड़ा हुआ है जो हमें करना है क्लियर, वो तो सर लाखों टन में है। तो वो दिन कब आएगा जब आप एक दिन में लाखों टन कर सकेंगे? मैं इसमें एक करेक्शन करना चाहूँगा। प्लीज सर। प्लास्टिक्स के बारे में हमको अपना पर्सपेक्टिव ठीक करने की ज़रूरत है। कैसे सर? प्लास्टिक्स इस सेंचुरी का और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा गिफ्ट टू द ह्यूमैनिटी है। ठीक। ये वही प्लास्टिक है जिसने कोविड में इंसानी जानों को बचाया। ये वही प्लास्टिक है जिसके मास्क आप और मैं मिलकर हम पॉलीप्रोपिलीन के जो मास्क पहनते थे और हमने बिलियंस लोगों की जानें बचाई। ये वही प्लास्टिक है जो आपके हॉस्पिटल्स में हर इंसान को जो कैथीटर लगता है, कनोला लगता है, ये वो प्लास्टिक्स है जिसने मेटल, कॉपर, स्टील जैसे महंगे मेटल्स को की जगह ले ली। ठीक। और एक रेवोल्यूशन ले आया है इंसान की ज़िंदगी में। ठीक। हम बार बार ये कहते हैं जी पेपर इस्तेमाल करें, प्लास्टिक बंद कर दें। आपको पता है कि पेपर कितना बड़ा दरख्त काटने पड़ते हैं, डिफॉरेस्टेशन आप करते हैं, एंड यू कट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रीज। बिल्कुल। और उसके बाद आप कागज़ बनाते हैं, और हम ये कहते हैं कि जी इसलिए कि ये बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए ये एनवायरनमेंट के लिए ठीक है। ठीक है। पर्सपेक्टिव को ठीक करने की ज़रूरत है। आपका पर्सपेक्टिव में से समझ के कि रेवोल्यूशनाइज द इंडस्ट्री। ठीक है, हमें प्लास्टिक की ज़रूरत थी, हमने उससे बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स बनाए, हज़रत इंसान ने उससे फ़ायदा भी उठाया, लेकिन अब इतना फ़ायदा उठा लिया है कि उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हिडन कॉस्ट थी, अब जिस तरह हम उसको रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, उसको डंप, बरी और बर्न कर रहे हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है कि ये लाखों टन प्लास्टिक ना ये रिसाइकिल हो रहा है, इसको जला के हवा में डाल दिया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है ताकि लोग जितना पानी पिए उसके अंदर ही प्लास्टिक हो। अब ये जो कंसर्न हमारा है वो बड़ा सीरियस ये है कि जो इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे और क्लाइमेट पे फॉर नॉट रिसाइकलिंग दैट प्लास्टिक आ रहा है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उस पर रोशनी डालिए सर। दैट इज द पॉइंट। डू यू एग्री कि वो इम्पैक्ट है? 100%। अब उसका सोल्यूशन भी देने सर, आप तो माशाल्लाह रिसाइकिल भी कर रहे हैं। देखिए, इसका सोल्यूशन सबसे पहले तो ये है कि इसको हमने रिड्यूस करना है, रिसाइकिल करना है और रीयूज़ करना है, जो 3 R's हैं। ठीक है, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का जो फंडामेंटल है। अब पूरी दुनिया ने इसको किस तरह हैंडल किया है और हमने क्यों नहीं किया। फॉर एग्जांपल यूएस में और वेस्टर्न यूरोप में लेजिस्लेशन हो गई है कि अगर आप फूड पैकेजिंग में, यानी कि ये जो पानी की बोतल आप के पीते हैं जिसमें पेट बॉटल्ड वाटर, मिनरल वाटर, अगर आप इसमें 30% रिसाइकल्ड पीईटी नहीं इस्तेमाल करेंगे तो यू विल नॉट बी अलाउड टू सेल फूड पैकेजिंग और फूड मटेरियल्स। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है ना सर, यहाँ तो पतली वाली थैली में चाय भी आती है, सालन भी आता है, बिरयानी भी आती है, पुलाव भी आता है, हर गर्म चीज़ आती है ताकि थैली खाने में। देखिए, अगर हम चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ बुरी है। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे इदारों का फेलियर है, और फेलियर ये है कि हम
रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं कर सके। इसलिए हम कहते हैं कि आप बैन कर दें। ये इसी तरह है बिल्कुल कि हम गाड़ी में रोज़ ट्रैवल करते हैं, रोज़ एक्सीडेंट्स होते हैं, सैकड़ों लोग मरते हैं, कल से एक कानून निकाल दें कि गाड़ी में आइंदा चलना से छोड़ दो। गाड़ियाँ बैन कर दें आप। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि टेक्नोलॉजी ने ठीक। जो सोल्यूशंस निकाले हैं, यस, देखिए कुदरत ने रिसोर्सेज दिए हैं, हमारा फ़र्ज़ ये है कि उन रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करें और बार-बार सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे कि हम कब तक उन रिसोर्सेज को Exactly, यूज कर सकते हैं। exactly. लेकिन सर एक बड़ी अजीब सी बात बिफोर आई गो टू डॉक्टर वकार, कि मैंने देखा कि पाकिस्तान में पॉलीथीन बैग्स के ऊपर बैन लगना शुरू हुआ ना, शहर बाय शहर लगा। पहले विफाक में लगा, इस्लामाबाद में, देन लाहौर, और वहाँ पर काफ़ी हद तक अमल दरामद भी हो गया। वहाँ पे आप स्टोर, बेकरी, जहाँ भी आप जाते आपको एक कपड़े टाइप की थैली मिल रही थी। लेकिन कराची में एक दिन के लिए भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। ये मैं विटनेस हूँ इस बात का। एज ए जर्नलिस्ट मैं बताऊँ कि हमारे कराची में कहा जाता है कि ये थैलिए वाले शॉपिंग बैग बनाने वाले बड़े ख़तरनाक लॉबी और ताकतवर लोग हैं, इनको अगर आप बंद करने की बात करेंगे तो आप खुद बंद हो जाएंगे। ऐसा है वोरा साहब? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल खतरनाक नहीं है, अच्छे लोग हैं वो सब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, सबसे पहले तो सर ज़रूरत इस बात की है कि इंडस्ट्री को मलाइन नहीं करना चाहिए। ओके। हाँ, इंडस्ट्री शुड बी रिस्पॉन्सिबल, इंडस्ट्री शुड बी कंप्लायंट। लेकिन आप ये कहें कि इंडस्ट्री जो है वो कोई डिसास्टर पैदा कर रही है, नहीं, इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, टैक्सेस जनरेट कर रही है, जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी जो बहुत पतली थैली है वो उसको अरेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। देखें, दुनिया में चैलेंज जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का है। अग्रीड। ये बिल्कुल ऐसे, एक बार everybody इस्तेमाल ने किया फेंक दिया। वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स जो हैं, अभी तक पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है कि उसको किस तरह हम सबसे पहले तो अरेस्ट करें, मींस कि उसको पकड़ें। जी हाँ। फॉर एग्जांपल, मैं आपके स्टूडियो में बैठ कर अगर एक टिश्यू पेपर इस्तेमाल करता हूँ तो कोई बास्केट अगर नहीं है तो मैं यहाँ रखता हूँ तो शायद वो चंद लम्हों में उड़ के हवा में कहीं चला जाएगा। एंड सो इज़ हैपनिंग। हर जगह पर आप देखते हैं कि ऐसा ही हो रहा है। इस्लामाबाद में या लाहौर में ये कोई बहुत कामयाबी इस जो रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज़ ने किया है कि उसको बैन की नहीं हुआ क्या वहाँ भी कि जो प्लास्टिक इंडस्ट्री थी वो आज भी पतली थैलियाँ बनाती है। पुलिस वाला पकड़ता है, वो 10,000 रुपये देते हैं, वो कहता है ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। माई पॉइंट इज़ कि आपने चीज़ों को कंट्रोल इस तरीके से करना है कि वो सस्टेनेबल हो, वायबल हो। डंडे के ज़ोर पर कि आप कहें कि जी प्लास्टिक की थैली नहीं बनेगी, ऐसा नहीं हो सकता। कितनी इंडस्ट्री आप बंद कर देंगे? सबसे पहले आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी उन लोगों में जो वो पतली थैली ख़रीदते हैं। आपको तो शायद, आप तो यंग हैं, मैं जब छोटा था तो मेरी वालदा मुझे एक जी हाँ, थैला देती थी कपड़े का, यस। और वो कहती थी कि इसमें गोश्त भी ले आना, सब्ज़ी भी ले आना और फ्रूट भी ले आना। यस, और वो बार बार रीयूज़ होता था, धुलता था, और ये जूट का बना हुआ बैग था, जूट का भी, फैब्रिक का भी, कैनवस बिल्कुल, का भी। बिल्कुल। तो हमको सोसाइटी को कैन अवेयरनेस दोस डेज कम बैक? क्या वो दिन वापस आ सकते? आ रहे हैं यूरोप में। नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान में आप जैसे जो वेल अवेयर्ड नॉलेजेबल लोग हैं उनको ये करना है कि वो सोसाइटी में, स्टूडेंट्स में, हमने क्या किया, देखें, जब हमने रिसाइकलिंग का सोचा पोल्यूशन को फाइट करने के लिए, तो उसके बाद मैंने एक स्कूल बनाया। वाओ। अच्छा, इस स्कूल के ऊपर मैं आपसे तफसीलन डिस्कशन करूंगा। डॉक्टर वकार काफी देर से बैठे हुए हैं। आई विल आस्क यू क्वेश्चन रिगार्डिंग द स्कूल, के स्कूल में क्या हो रहा है। डॉक्टर वकार, सॉरी फॉर कमिंग टू यू लेट, माजरत सर, लेकिन आपकी नज़र में ये प्लास्टिक का जो वेस्ट है और प्लास्टिक की जो सिचुएशन ओवरऑल पाकिस्तान में है, ये किस कदर खतरनाक है आपकी नज़र में? देखिए, बात यह है कि मसला थोड़ा खासा कॉम्प्लिकेटेड और गंभीर है। इसको हम सिरे से ये कहकर रूल आउट नहीं कर सकते कि भाई बैन लगा दें या जो भी कर दें। जैसे अभी इन्होंने भी बताया कि इस्लामाबाद में भी जो बैन लगे या जो भी, मतलब ये इतना सिंपल चीज़ नहीं है, मसला इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि लाखों लोग इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं, और ये कि वैसे ही हमारे मुल्क में इकोनॉमिक सूरत हाल इतनी खराब डॉक्टर वकार, सिंपल नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं ना, पॉसिबल तो है। इंडस्ट्री को नहीं, मैं अभी उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, इसका एक दो सोल्यूशन ये हैं कि अब जो है वो बायोप्लास्टिक्स के ऊपर दुनिया भर में काम हो रहा है। कराची यूनिवर्सिटी की मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है, फूड साइंस डिपार्टमेंट, वहाँ उन लोगों ने जो है वो और एक केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उन्होंने बायोप्लास्टिक जो है वो सिंथेसाइज कर लिए हैं कि वो ऐसे प्लास्टिक हैं जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं देते, वो खुद ब खुद डिग्रेड होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें ऐसी टेक्नोलॉजी पे आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये, कुछ आजकल एडिटिव्स आते हैं, जैसे कि शायद अभी वोरा साहब ने भी कुछ जिक्र किया
कि वो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल या D2 वगैरह जो मटेरियल्स हैं, D2W और इस तरह की चीज़ें, वो मिक्सर उसमें एडिटिव्स डाले जाते हैं जिससे उनकी बायोडिग्रेडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अभी इस पे भी बहस होती है कि वो कुछ लोग कहते हैं कि वो इतने कारआमद नहीं है या मखसूस कंडीशन में काम कर लेते हैं, सारी कंडीशन में वो काम नहीं करते ये एडिटिव्स। तो इसके ऊपर भी बहस हो रही है दुनिया भर में अभी जो है वो, लेकिन ये रिवाज आ रहा है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के ऊपर पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी चेन्स हैं, उनको मैं जानता हूँ कि वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक अपने जो है वो उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो चेन ऑफ स्टोर्स होते हैं ना, जिसे सुपरमार्केट्स वगैरह कहते हैं, तो इसमें अब देखिए मल्टीपल्स, हमें कोई एक सोल्यूशन नहीं है बल्कि इसका मल्टी डायमेंशनल सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। एक तो लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं, वन टाइम यूज प्लास्टिक को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, उसके लोगों को समझाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमें अगर इसके ऊपर टैक्सेशन थोड़ी सी, देखिए अब इको टैक्स दुनिया भर में लगाया जा रहा है, वो इसीलिए लगाया जा रहा है कि इकोनॉमिकली आप जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करें। वो चीज़ जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है आप सिरे से इमीडिएटली तो वाइप खत्म नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे प्लास्टिक इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, प्लास्टिक से नुकसान हो रहा है हमारे इकोसिस्टम्स को, इंसानी सेहत को, और उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन आप एकदम सिरे से ठीक, मल्टी डायमेंशनल सोल्यूशन आपकी नजर में आना जरूरी है, लेकिन आपसे उसमें देखिए उस पे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है डॉक्टर वकार, आई कम बैक टू यू डॉक्टर वकार, थोड़ा सा सब्र मेरे साथ, हौसला मेरे साथ प्लीज कीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं सवाल ये उठाना चाहूंगा कि जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान है, जो स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह वोरा साहब ने एक स्कूल का जिक्र किया, डॉक्टर वकार भी कराची यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, क्या हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने मुस्तकबिल के मेहमानों को, और डॉक्टर आमिर से भी सवाल पूछूंगा, क्या हम इक्विप कर रहे हैं, क्या हम उनको नॉलेज दे रहे हैं, क्या हम उन्हें अवेयर कर रहे हैं कि ये सिचुएशन तुम्हारे बाप दादा परदादा ने क्रिएट कर दी है, अब हम प्लास्टिक में डूब रहे हैं, आगे क्या करना है? बात होगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू वेक अप पाकिस्तान। बात हो रही है प्लास्टिक वेस्ट के हवाले से, और अब मैं जो इशू उठाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में यकीनन डिस्कस कर लिया है कि मसला कितना बड़ा है, उसकी क्या परसेप्शंस, क्या एंगल्स होते हैं। यकीनन वोरा साहब ने बताया कि इसको बंद करना भी सही नहीं है। 8000 फैक्ट्रीज हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनका रोज़गार है, कैसे आप एकदम से बंद कर सकते हैं? लेकिन तरीक़ेकार ज़रूर इख्तियार होना चाहिए। जो गलत क्वालिटी की शॉपिंग बैग्स होती हैं वो ज़रूर बंद होनी चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए। मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स हमारे जो पाकिस्तान में हैं, क्या उनको मालूम है कि हमारे फ्यूचर के चैलेंजेस क्या हैं? क्या उनको मालूम है कि जो पानी वो पी रहे हैं वो प्लास्टिक वाला है, जो हवा वो अपने फेफड़ों में डाल रहे हैं वो प्लास्टिक वाली है, जो खाना वो अपने पेट में डाल रहे हैं वो प्लास्टिक वाला है, हर जगह प्लास्टिक 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 है, तो फिर आखिर फ्यूचर प्लास्टिक ही होगा और क्या होगा? डॉक्टर आमिर, आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे इक्विप कर रहे हैं, क्या उन्हें बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं उन्हें? देखिए, स्टूडेंट्स जो हैं, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मैंने आपके ही प्रोग्राम में ये बात की थी कि हमें नॉलेज मिलती है, हम स्टूडेंट्स को भी ट्रांसफ़र करते हैं, हमें सोशल मीडिया के ज़रिए भी नॉलेज मिल रही है, हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स भी हैं। आपके प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी कि हम चीज़ों को पहले लर्न करते हैं और फिर अनलर्न कर देते हैं। इसका मतलब ये कि हम सीरियस नहीं हैं। बात यह है कि एनवायरनमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर भी ये नॉलेज दी जा रही है, रिसर्चेस भी हो रही हैं, बहुत सारे लोगों के सामने भी ये रिसर्चेस हैं। मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ साथ एक आम आदमी तक भी ये रिसर्च पहुँचाई जाए, अवेयरनेस दी जाए। और मैं ये समझता हूँ कि प्लास्टिक को हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल में बायोडिग्रेडेबल, बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स को हम लेकर आ सकते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं कि एक स्टूडेंट सिर्फ ये इवैल्यूएट करे कि उसके पास कितनी तरह की चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से रिलेटेड है। पानी की बॉटल से लेके लिखने वाला जो पेन होता है वो भी प्लास्टिक का बना हुआ है। इसी तरीके से प्रॉब्लम जो है वो एक और वो ये है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को प्लास्टिक के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी सिखानी होगी कि हमें सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट की तरफ जाना है। हम सारा वेस्ट मिक्सअप कर देते हैं और हमारे पास एक आसान सा सॉल्यूशन होता है कि हम कचरे को आग लगा देते हैं। उसको ठिकाने लगाने के लिए जब हम आग लगाते हैं तो उसमें जो प्लास्टिक होता है उसकी बर्निंग से परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं। ये आग कचरे को लगती है या पाकिस्तान को, हमारे मुस्तकबिल को और हमारे माहौल को लगती है? ये आग बेसिकली जो है हमारे मुस्तकबिल को लगती है, ये आग हमारी सेहत को लगती है, और ये आग जो है ये हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको लगती है। क्या हम अपने आने वाली जनरेशन को माजूर मफलूज देखना चाहते हैं? डॉक्टर आमिर आलमगीर, मैं सोचने पर मजबूर हूँ, किसी इंसान को आग लगती है तो वो शोर मचाता है, वो तकलीफ का इजहार करता है, वो कहता है कि मैं वो आग लग रही है, मुझे बचाओ, मुझे बंस वार्ड में लेकर जाओ, मुझे दवाई लगाओ। यहाँ पे हम जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं और कोई शोर भी नहीं मचा रहा। बेसिकली हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं।
हमें अपने इश्यूज़ उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे। अवेयरनेस भी मिल रही है लोगों को, स्टूडेंट्स को, स्कूल्स के लेवल्स पे, कॉलेज के लेवल्स पर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो अवेयरनेस देने वाले लोग हैं वो भी शायद इतने सीरियसली अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिसेस करते हुए चलिए नजर नहीं साकिब आते साहब हैं। से ये सवाल पूछता हूँ। साकिब साहब, क्या आप भी ये समझते हैं कि लोग जो अवेयरनेस दे रहे हैं, यानी हम लोग जो हैं अभी शोर मचा रहे हैं प्लास्टिक के ऊपर, यहाँ से निकलेंगे जूस का डब्बा लेंगे, वही प्लास्टिक का स्ट्रॉ का पियेंगे और फेंक देंगे, परवाह भी नहीं करेंगे, हम जो शायद अभी टीवी पर बैठकर जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हकीकतन हम भी वैसे ही हैं। साकिब भाई, बिहेवियर चेंज के हवाले से अभी बात की शारिक साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी। मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। असल में बिगाड़ इतना बड़ा है, ये 6 दिहाइयों का बिगाड़ है, ये फौरी तौर पे ठीक होने वाला नहीं है। इसमें सब इदारों को मिलकर काम करना होगा। देखिए, अब जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं उसमें तमाम इदारे आ जाते हैं, उसमें हमारी इंडस्ट्री भी आ जाती है, उसमें हमारी गवर्नमेंट भी आ जाती है, उसमें हमारे तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और इसके साथ साथ हमारे जितने ये रिसर्च के इदारे हैं ये भी आ जाते हैं। हमारे यहाँ R&D बहुत वीक है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप उसको वेस्ट कह रहे हैं, मैं उसको रिसोर्स कहता हूँ। खजाना है वो भी। किस दिन हम उसको रिसोर्स समझेंगे? पूरी दुनिया इस वक्त सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रही है, हम कहाँ खड़े हैं? हम बार बार बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, हम क्यों भूल जाते हैं कि सस्टेनेबिलिटी में इकोनॉमी भी आती है, एनवायरनमेंट भी आती है, सोसाइटी भी आती है। Yes. हम तीनों पिलर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। हमें, मैं 2030 दूर नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके 17 गोल्स हैं। अगर आपने इस प्लास्टिक को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया और इसके साथ साथ आपने इन्वेस्टमेंट कर ली इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का है, तो आप बहुत सारे गोल्स को मीट कर लेंगे। अब सोचना ये है कि आने वाला 2030 इससे बेहतर होगा या इससे ज़्यादा भयानक होगा। हमारे हाथ में बहुत कुछ। तो बात यह है कि जो सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें, हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, हम पॉलिसीज़ बनाए बहुत माहिर है पाकिस्तान बहुत, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हम बहुत वीक है। जो जितने भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हमने साइन किए हैं, हमें एक दफ़ा बैठ के देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा कमिटमेंट क्या है। और उसको प्लास्टिक के एक और मैं आपको बताऊं, पूरे कराची का इस वक्त जो हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जी, रोडें टूटी पड़ी हैं, दुनिया उस प्लास्टिक से रोड्स बना रही है। ऐसा ही पूरी दुनिया, इस्लामाबाद में एक बहुत ही पायलट प्रोजेक्ट हुआ। कराची का जो इस वक्त हाल है, शारिक साहब बैठे हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, कब हम मिल के एक रिसर्च करेंगे इस हवाले से कि किस किस्म की रोड्स बननी चाहिए, कराची को ज़रूरत है, और वहाँ पे इस प्लास्टिक को, इस कचरे को इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारा वेस्ट है। यकीनन वोरा साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा बिफोर आई कम टू योर स्कूल। आपका स्कूल भूला नहीं, उसको भी डिस्कस करेंगे। अब आपने एक रिसाइकलिंग प्लांट लगा लिया, क्या इज इट नॉट प्रॉफिटेबल? दूसरे क्यों नहीं लगा रहे? पैसे नहीं कमा रहे आप इसके अंदर? क्या मुश्किल है इसको चलाना? एग्जैक्टली, यू आर राइट। ओके, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में प्लास्टिक्स रिसाइकलिंग इज़ नॉट एट ऑल अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, रादर इट्स वेरी हार्ड इवन कि उसको ब्रेक इवन करें। और दुनिया में सर? दुनिया में प्रॉफिटेबल इसलिए है कि वहाँ पर स्टेट जो है वो उसको सपोर्ट करती है और वो अपनी जो म्यूनिसिपल फैसिलिटीज़ है उसने उसको उसका पार्ट बनाया हुआ है। हमारे यहाँ अगर आपने, मेरे जैसे कुछ चंद लोग और हैं जिन्होंने रिसाइकलिंग फैसिलिटी लगाई है, तो उनको तो रोज़ाना EPA, रोज़ाना फलां मिनिस्ट्री, फलां रेगुलेशन, आप ये काम कर क्यों रहे हैं, आप तो ऐसा कर रहे हैं, आपको हम ये कर देंगे, बंद कर देंगे, उठा लेंगे। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को अनफॉर्चुनेटली ऐसा समझा जाता है जैसा कि वो कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। नहीं, वो भी समझे तो हम बड़े खुश होंगे। ओके, यू सी, दे ट्रीट ज़िबा करने वाला बकरा, क्रिमिनल्स। ओके, अल्लाह माफ़। जिस मुल्क में सनतें चलाने वाले कारोबारी लोगों को ये कहा जाए कि ये एलीट कैप्चर कर लिया, ये चोर हैं, इन्होंने तो कोई ना कोई गबन किया होगा इसीलिए पैसा बनाया, वेरएज़ हमारा दीन हमको ये कहता है कि जो लोग कारोबार करते हैं वो मुआशरे में सबसे ज़्यादा मोहतरम होते हैं। yes. तो आपका जो क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, पाकिस्तान में प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्कुल नहीं है। आपने क्यों किया फिर? एग्जैक्टली, हमने ये समझा था कि ये प्रॉफिटेबल है, उसके अब पछता रहे हैं आप? नॉट रियली, लेकिन if it goes on like this, you will end up वेरी ऑनेस्ट। in that state. होता ये है कि फिर हम उसके साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जब आ जाते हैं, उन ही रिसाइकल्ड प्लास्टिक्स के साथ जब हम कपड़ा बनाना शुरू कर देते हैं, धागा, ये हो सकता है कि ये जैकेट जो आपने पहनी हुई है, इस वक्त आप क्या क्या बना रहे हैं रिसाइकल्ड प्लास्टिक से? देखिए, पाकिस्तान में रिसाइकल्ड प्लास्टिक से सबसे पहले तो जाहिर है उसको, ये सेकेंडरी मटेरियल जो कचरा है, इसको प्राइमरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक। उसके बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो इसमें लगी है पाकिस्तान में, वो फाइबर बनता है, ग्रेट, जिसको आप आर्टिफिशियल रुई कहते हैं। ठीक। उसके बाद इससे धागा बनता है, उससे बाद इसके कपड़े बनते हैं, गारमेंट बनते हैं और दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। फिर इसका एक सबसे बड़ा यूज़ जो है वो डिस्पोजेबल फूड पैकेजिंग है। ये जो आप
रेस्टोरेंट्स में जाके आप देखते होंगे ट्रांसपेरेंट जो जूस पीते हैं, जी हाँ। दूसरी चीज़ें वो। जी हाँ। तो ये एक सस्ता सोर्स है डिस्पोजेबल फूड पैकेजिंग का। ग्रेट। इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा जो यूज़ है वो जो ब्रशेज़ और सफाई की झाड़ू और ये सब चीज़ें जो है वो मैंने बनती हैं। बेंचेस वगैरह भी देखी हैं, काफी ऐसी बैठने के लिए, फर्नीचर भी देखा है रिसाइकल प्लास्टिक अब से, बहुत कुछ बन इस रहा स्टूडियो में आपका जो कैमरा है है जी। इट इज़ 90% मेड ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक्स। आप जिस गाड़ी में बैठ कर आए हैं उसमें 60% ऑफ द पार्ट्स आर मेड ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक्स। आपके इस स्टूडियो में 80% से ज़्यादा चीज़ें प्लास्टिक्स की हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं एग्री करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आप जैसे ज़्यादा बिजनेसमैन ये काम नहीं कर रहे हैं, एंड यूर वन ऑफ अ काइंड, और आप बता रहे हैं कि इतने प्रॉब्लम्स, इतने नोटिस, इतने इश्यूज आपके लिए क्रिएट किए State जाते हैं support नहीं कि करती। आपको सब्सिडी देने के बजाय, आपके लिए फ्रेंडली पॉलिसीज क्रिएट करने के बजाय दे आर मेकिंग इट हार्ड फॉर यू, आपके लिए और ये रिसाइकलिंग प्लांट चलाना मुश्किल कर रहे हैं ताकि आप बंद कर दें, ताकि कोई भी ना हो रिसाइकिल करने वाला, तब सुकून का सांस लेंगे हाँ अब सारा जो इंसानों के अंदर जा रहा है। अब सवाल ये है कौन सी पॉलिसीज बनाएं, कोई मशवरा तो दें, शायद कोई सुन ले, कभी कभार जो वो देख लेते हैं हमारा प्रोग्राम। सबसे पहला मशवरा तो ये होगा कि ये जितनी प्लास्टिक रिलेटेड रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है इसको प्रोविंसेस ओन करें कि ये हमारे जो एनवायरमेंटल चैलेंज है उसको हेल्प कर रही है। फॉर एग्जांपल जो कचरा बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करके से सोसाइटी से ये उनकी भी जिम्मेदारी है जहाँ- रिसाइकिल करना, अगर आप उनकी मदद कर रहे हैं तो उनको आपका साथ देना चाहिए। आपके लैंडफिल लिए साइट में बिल्कुल। सुरजानी में पहुंचाते हैं जी जहाँ हाँ। से 55 किलोमीटर दूर एक लैंडफिल साइट है, जी वहाँ पर पूरा कराची का कचरा जाता है और उसमें से 60% से ज़्यादा जो ट्रक्स है जी उसका जो डीजल है वो चोरी होता है। उसमें से 30% कचरा जो है वो सड़कों पर बिछा के जला दिया जाता है। ये तो दुआएं दें आप, अभी जो हमारे पिछले एडमिनिस्ट्रेटर थे मुर्तज़ा वहाब साहब, आई थिंक ही डिड अ ग्रेट जॉब कि जिन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जो वेस्ट मैनेजमेंट था उसको उन्होंने मैनेज किया। एंड ये जो आपको कराची में जो थोड़ी बहुत बेहतरी नज़र आ रही है, आई क्रेडिट गोज टू दिस यंग मैन। यस ऑफ कोर्स। माशाल्लाह। चलें, थैंक यू मुर्जा वहाब साहब, ऑल कराची हाइट्स आर ग्रेटफुल फॉर यू, ग्रेटफुल फॉर योर सर्विस। आपने ये काम किया, अल्लाह करे आप आगे भी ऐसी कराची की खिदमत करते रहें। लेकिन कैसे ये खिदमत होगी? अब यकीनन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, प्रोग्राम के पार्ट 1 अपने इख्तिताम को पहुंचा है। हमने इशू को तफसीलन डिस्कस किया है, अभी समझ गए हैं कि जब तक रिसाइकलिंग आम प्लास्टिक की नहीं होगी, जब तक गवर्नमेंट की फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं होंगी, बिजनेसमैन जो काम करना चाहते हैं उनके लिए इंसेंटिव्स नहीं होंगे, क्योंकि ये काम सिर्फ बिजनेसमैन तिजारती बरादरी का नहीं है, ये काम हुकूमत पाकिस्तान का भी है। दोनों ने मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। इनफैक्ट अब सैड बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर खुद से प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, पार्टनरशिप पब्लिक की है नहीं, गवर्नमेंट की है नहीं। एट द सेम टाइम उनके लिए आसानी क्रिएट करने के बजाय मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। ये लेग पुलिंग, टांग खींचने वाला कल्चर बड़ा महंगा पड़ेगा हमें। लेकिन प्लास्टिक के ऊपर हमारी डिस्कशन जारी है, हमने इशू को तफसीलन डिस्कस कर लिया है, मुख्तलिफ परसेप्शन देख लेंगे। प्लास्टिक बुरा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम उसको रिसाइकिल नहीं कर देते हैं, हम उसको जलाते हैं, हम उसको डंप कर देते हैं, हम उसको दफन कर देते हैं और वो पड़े पड़े ख़त्म हो जाते हैं, और हम ऐसी क्वालिटी की थैलियाँ बनाते हैं जो 600 साल तक डिग्रेड ना हो। तो ये हमारा फेल है, ये हम गलत कर रहे हैं अपने मुल्क के साथ, अपनी ज़मीन के साथ, अपने मुल्क के साथ। सोल्यूशंस क्या हैं? किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं? किस तरीके से हम अपने मुस्तकबिल के मेहमारों को, अपने बच्चों को फुली इक्विप कर सकते हैं मेंटली, ताकि वो तैयार रहें आने वाले वक्त के लिए। अगर वो तैयार नहीं हुए तो ये सूरत हाल और संगीन हो जाएगी। पार्ट 1 का इख्तिताम होता है, पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशंस, रास्ता क्या होना चाहिए मुस्तकबिल का। देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।